गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बागेश्वर धाम विवाद में शंकराचार्य की एंट्री। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, धीरेन्द्र शास्त्री इतने चमत्कारी हैं तो जोशीमठ में जाएं। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम को लेकर देश भर में छिड़ी बहस में बद्री का पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों के सवाल पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर वो यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने ही चमत्कारी हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ जाएं और वहां पड़ रही दरारें और धंसती जमीन को रोककर बताएं। शंकराचार्य स्वामी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों पर सवाल उठाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमको व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वो कुछ चमत्कार कर रहे हैं और उससे अगर जनता की भलाई हो तो अच्छा है, वरना सब कुछ छलावा है। इसके बाद महाराज ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए जोशी मठ का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जो हमारे मकान और मठों में दरार आई है उसे वे रोक कर दिखाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश पर 155 लाख करोड़ हो गया है कर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता बोले, गिने चुने खरबपतियों को हुआ फायदा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश पर कर्ज के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 9 सालों में देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रति व्यक्ति कर्ज 1,09,000 रुपए। 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर कर्ज में 66,000 रुपए का इजाफा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 दिनों बाद यानी कि 1 फरवरी को सरकार आम बजट पेश करने वाली है। मार्च 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो मार्च 2023 तक बढ़कर 1,55,000 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि बीते 9 सालों में कर्ज पौने 3 गुना बढ़ गया है। प्रत्येक देशवासी पर 1,09,000 का कर्ज है। बीते 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर 66,000 रुपए कर्ज बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कुश्ती पर कोहराम। WFI की बैठक पर लगा विराम। कोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट भी टला, मायूस लौटे खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, कुश्ती महासंघ के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर खींचतान के बीच खेल मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। जांच के फैसले और कमेटी के गठन के ऐलान के बाद खेल मंत्रालय ने शनिवार को 2 बड़े फैसले लिए, जिसमें कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को निलंबित कर दिया। विनोद तोमर पर अनुशासनहीनता को लेकर कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही कोंडा में चल रहे रैंकिंग टूर्नामेंट को भी रद्द किए जाने का आदेश दिया गया है। वहीं 22 जनवरी यानी कि रविवार को अयोध्या में होने वाली कुश्ती महासंघ की जनरल बॉडी मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी। अब दोस्तों, 4 हफ्तों तक ये बैठक नहीं हो सकेगी। उधर दोस्तों, खेल मंत्रालय के कोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट को रद्द करने के आदेश से दूसरे राज्यों से खेलने आए पहलवान खफा नजर आए। यूं तो मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि सभी प्रतिभागियों को एंट्री फीस वापस कर दी जाए, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, जिसके बाद वह मायूस होकर वापस लौटने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामचरितमानस में सब बकवास, किताब पर लगे बैन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम नहीं किया जाना चाहिए। हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से बातचीत में कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीराम ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इसे पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता क्यों ना हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश करना चाहता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएई ने बदले वीजा से जुड़े 6 नियम, भारतीयों पर भी होगा असर। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले कुछ समय में दूसरे देश से यूएई आने वाले यात्रियों को लेकर नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। ताजा बदलाव अमीरात आईडी, विजिट वीजा और रेजिडेंसी वीजा की फीस बढ़ाने से जुड़ा है। यूएई सरकार के इस फैसले से विदेशी टूरिस्टों को संयुक्त अरब अमीरात में घूमना थोड़ा और महंगा पड़ेगा। यूएई सरकार के इस फैसले का असर काफी संख्या में भारतीयों पर पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, हर साल सिर्फ भारत से ही भारी संख्या में सैलानी यूएई घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा यूएई में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों के परिवार के लोग भी उनसे मिलने के लिए भारत से यूएई पहुंचते हैं। फीस बढ़ाने से पहले भी यूएई सरकार कई बार इमिग्रेशन नियमों में बदलाव कर चुकी है, इसलिए हम आपको बता दें कि ऐसे 6 नियम जिनमें हाल ही में बदलाव किया है, इन बदलावों का असर काफी भारतीयों पर पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, अगर आप यूएई में हैं और आपका वीजा समय खत्म होने वाला है तो आप अब वहीं रुककर उसे नहीं बढ़वा सकते। यूएई के नए नियम के अनुसार अब आपको वीजा एक्सपायर होने के बाद देश से हर हाल में निकलना ही होगा। वहीं दोस्तों, यूएई सरकार ने अमीरात आईडी जारी करने और विजिट व रेजिडेंसी वीजा का शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब इन कार्यों के लिए तय की गई नई दरें लागू होंगी। अमीरात आईडी जारी करने के लिए अब 270 की जगह 370 दिरहम का शुल्क चुकाना होगा। वहीं यूएई में घूमने या रहने के लिए 1 महीने का वीजा पाने के लिए भी 270 की जगह 370 दिरहम फीस देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, यूएई पसंद करने वाले लोग अब 5 साल वाले वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास यह वीजा होगा वह 5 साल में कितनी भी बार यूएई आ जा सकता है। इसके साथ ही यह शख्स एक बार विजिट के 90 दिनों के समय को भी बढ़वा सकता है। हालांकि जो लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस वीजा को अप्लाई करने के लिए 6 महीने का बैंक बैलेंस प्रूफ, यूएई हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ, फ्लाइट टिकट की कॉपी और यूएई में जहां रुकोगे वहां का प्रूफ देना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम सीएम पहले बोले शाहरुख को नहीं जानता, फिर कहा रात 2 बजे एसआरके का फोन आया था, पठान की स्क्रीनिंग को लेकर फिक्रमंद थे। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि मुझे शनिवार रविवार रात 2 बजे शाहरुख खान ने फोन किया था। वे गुवाहाटी के नरेंगी हॉल में होने वाली पठान की स्क्रीनिंग को लेकर परेशान थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कोई विवाद न हो। इससे पहले दोस्तों, शनिवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम सीएम ने शाहरुख खान की फिल्म पठान देखने से मना कर दिया था, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कौन है शाहरुख खान, मैं उनके या फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता। शाहरुख खान ने मुझे फोन नहीं किया है, लेकिन अगर वे कॉल करते हैं तो मैं इस मामले को देखूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 10 की मौत, 19 घायल। चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुई घटना, रंगभेद से जुड़ा हो सकता है मामला। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार देर रात मास शूटिंग की घटना हुई। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान रात करीब 3:30 बजे यह फायरिंग मॉनेटरी पार्क इलाके में हुई। कुछ खबरों में कहा गया है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 घायल है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बताया गया है कि यह मामला रंगभेद से जुड़ा है। स्थानीय लोगों और एशियन कम्युनिटी के बीच हिंसा हुई। इनमें 17 साल का चीनी मूल का एक युवक भी मारा गया। कुछ देर में पुलिस इस बारे में बयान जारी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को। भारत बायोटेक के एमडी बोले पशुओं की लंपी बीमारी की भी वैक्सीन भी अगले महीने। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगी, जो भारत में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कृष्णा एला ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। वे भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बोल रहे थे। फेस्टिवल में शामिल हुए कृष्णा एला ने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए कहा कि मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका लंपी प्रोवेक इन भी अगले महीने लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2022 में बताया था कि वह अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन सरकार को 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों को 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जजों की नियुक्ति पर रॉ और आईबी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक, खुफिया विभाग पर उठने लगे सवाल। जी हां दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में मतभेद चल रहे हैं। कोलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में सारी जानकारी को सार्वजनिक करने का फैसला किया। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी ने कहा कि केंद्र सरकार की आपत्तियों का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस की अगुवाई में कोलेजियम ने तय किया है कि इस बार सारे मामले सार्वजनिक किए जाएं। इससे खुफिया एजेंसियों में बेचैनी पैदा हो गई। केंद्र सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक नहीं करने की प्रथा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों की छानबीन भी की जाती है। खुफिया एजेंसियों की गोपनीयता को बनाए रखने की भी प्रथा रही है। हालांकि अब इन सभी बातों के खुलासे ने सरकार के भीतर बड़ी चिंता पैदा कर दी है, जिसे लगता है कि इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए था और सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। जाने क्यों इजराइल में हो रहा है सबसे बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, इजराइल में 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर हैं। ये लोग नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना से देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों आरोप है कि सरकार के इस फैसले से कोर्ट की शक्तियां कम होगी। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शनिवार रात 1 लाख लोग तेल अवीव में सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसे इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया गया है। इसके अलावा यरूशलेम, हाइबा, बेशेरबा, हर्जलीजा समेत देश भर के कई शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर रैली भी निकाली।